तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दिव्या ये कहकर चुप सी हो गई और रितु हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डेसिंग हो, यही कहना चाहती हो ना? जाहिर है मेरे भी ऐसी ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो मुझसे। रितु की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो उसने हॉस्पिटल में मुझे यह क्यों कहा था कि मैं बहुत धीरे से उनके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके दरमियानी हो रही थी वह सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हाथ से गजरे छूटकर जमीन पर गिर गए थे जो मैं रितु के लिए लाया था। ये बातों को सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी पत्नी मीरा की देहांत हो गया। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपने बेटी के माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सी रहती थी। इसी की वजह यही थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैं घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर आ जाता तो वह अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं दिव्या को देने की कोशिश करता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, उसके टीचर और उसकी सहेलियों के बारे में बात करता, लेकिन वह खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी दिव्या उदास रहती है जब तक कि उसकी जिंदगी में रितु नहीं आ गई थी। रितु हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी। 8वीं क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी और अब मेरी दिव्या हर वक्त रितु के घर पर रहती थी या फिर हमारे घर आ जाती थी। रितु के माँ बाप मर चुके थे। वो अपने चाचा के चाची के पास रहती थी। उसके चाचा भी मेरी अच्छी खासी हाय हेलो थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस चल रहा था जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा था। मेरे घर में भगवान की कृपा से पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस जिंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी का साथ ज़्यादा लंबे समय तक न था। वह मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोबारा मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी मीरा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं देखने में ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी और मीरा भी मेरी दोस्त थी। हम दोनों बहुत मोहब्बत से रहते थे। यही वजह था कि उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया। बस किस्मत ने हमारा साथ ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती रितु से हुई थी, वह हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वह दोनों किचन में होती और कुछ न कुछ पका रही होती थी। पूरे किचन में उधम सा मचा रहता था और बाद में अपना बनाया जाने वाला खाना मुझे ज़रूर टेस्ट कराती थी, और वह जैसे भी बनाती थी मैं कहता था कि बहुत मज़े का है। मेरी नज़र में रितु भी ऐसे ही थी जैसे कि मेरी बेटी दिव्या थी। मैं उसे बेटी कहकर पुकारा करता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन दोनों ने इंटर कर लिया। इसीलिए मैंने उससे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज़ दिव्या ने मुझसे मांगी थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिव्या ने मुझसे कहा कि पापा आप रितु से शादी कर लो। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। दिव्या ने ये क्या कह दिया था? मैंने पहली बार दिव्या को गुस्से से देखा था। मैंने कहा, दिव्या तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। वह तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वह कहने लगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप प्लीज़ उससे शादी कर लो, मुझे रितु चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि वह कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें दे दूं। एक जीती जागती इंसान है और मुझे वह तुम्हारी तरह ही प्यारी है। मैं किसी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे रितु के सामने, उसके चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। दिव्या तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो यह सब सुनकर ही दिमाग खराब हो रहा है कि वह बच्ची के बारे में क्या सोचेगी। हालांकि मैंने तो
कभी उसमें और तुम में कोई फ़र्क तक नहीं समझा। तुम्हारी तरह रीतू को भी अपनी बेटी ही समझा है। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझे इस किस्म की बातें की तो। मैंने आज तक दिव्या को कभी डांटा नहीं था, लेकिन आज तो उसकी ऐसी बातें थी कि मेरा बोलने का अंदाज सख्त हो गया था। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि वह कैसे यह सब सोच सकती है। मेरे सख्त शब्दों को सुनकर दिव्या रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल चुका था। लेकिन दिव्या ने तो हद कर दी, खाना पीना त्याग दिया और निढाल सी अपने कमरे में लेटी रहती थी। मैंने वजह पूछा तो कहती कि आप रीतू से शादी करने के लिए राजी हो जाएं। मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की ज़िंदगी खराब कर सकता था। मैंने दिव्या को बहुत समझाने की कोशिश की, यह सब पागलपंती की बात है, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह 2 दिन तक भूखी रही, तीसरे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो रीतू के चाचा यह सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी दिव्या रीतू के ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर रीतू को नहीं दिया। लेकिन अब मैं बेबस हो रहा था। 3 दिन में मेरी बेटी का चेहरा सूख कर रह गया था। मजबूर होकर और दिव्या की हालत देखकर मैंने रीतू को कॉल किया। दिव्या बीमार है। यह सुनते ही रीतू फौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधे दिव्या के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, दिव्या तुम्हें क्या हो गया है? रीतू दिव्या के लिए बेतहाशा परेशान थी, फिक्रमंद थी। दिव्या ने भी रीतू की आवाज़ सुनकर ही अपने आंखें खोली थी और रीतू को सामने देखकर वो रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को मुझसे प्यार नहीं है, मुझे इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने पापा से कहा था कि तुमसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मुझे नहीं मालूम था कि दिव्या रीतू के सामने ये बात कह देगी। ये क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये दिव्या भी न जाने किस किस्म की लड़की है। मैं कमरे से फौरन बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे रीतू से नज़रें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे रीतू के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैं जेब से सिगरेट निकाल के और जला के पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो नहीं था, लेकिन जो परेशानी मुझे मेरी बेटी ने दी थी, मैं फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद रीतू बाहर आ गई। मैं कमरे से बाहर ही खड़ा था। उससे नज़रों का टकराव होते ही मैंने नज़रें झुका ली। कुछ ना करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो केशव। यह सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए। मुझसे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी कि केशव मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा खड़ा था। मुझे लगा शायद दिव्या ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वह काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी। मैंने कहा, तुम दिव्या की बातों पर ध्यान मत दो, बेवकूफ़ है वो। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा है और ना कभी देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल दिव्या की तरह प्यारी लगती हो। दिव्या जज्बाती है, उसे इन बातों को समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना। वह तुमसे मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत में फजूल सी बातें लेकर बैठ गई है, इसीलिए तुमसे यह सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वह कहने लगी कि यह सिर्फ दिव्या ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। रीतू की इस बात ने तो मुझे शौक कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और विश्वास से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं। मैं यह क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था?
मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वह लड़की मेरे बारे में यह सब कैसे सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में पड़ा सिगरेट के होंठों से दबा दिया। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ जाहिर था। मैंने उसी गुस्से से कहा कि आज के बाद हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वह ऐसा चाहती क्यों है। वो खूबसूरत थी, कम उम्र की थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं उलझन का शिकार था, लेकिन वह बहुत ही शांत अंदाज में खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, केशव, भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप दिव्या की ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं कर देते? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी इन नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी ऐसी बातें नहीं कर सकता, इससे दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। वह कहने लगी, मेरे चाचा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लो। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र की आदमी से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया। रीतू की हिम्मत पर हैरान भी था। वो मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बहुत ही आराम से दे रही थी, फिर वहाँ से चली गई। शाम तक दिव्या भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसीलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर यही कहना शुरू कर दिया था, अब तो रीतू को भी कोई एतराज़ नहीं है, फिर आप क्यों नहीं मान जाते हैं? अब मैं उसके सामने हथियार डाल चुका था। मुझे शादी की न ज़रूरत थी और ना ही शादी का ख्वाहिशमंद था। यह सब मेरी बेटी की जिद थी। और फिर जब रीतू को एतराज़ भी नहीं था तो मैं कब तक दिव्या को मना करता? इसीलिए मैं खुद ही रीतू के चाचा के उसके बात का जिक्र किया। वो कहने लगा कि मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी पत्नी का रवैया रीतू से ठीक नहीं है। मेरी पत्नी रीतू के पीछे पड़ी रहती है और आपने निकम्मे भाई से रीतू की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर ले। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। और फिर ही कुछ दिनों में मेरी और रीतू की सादगी के साथ शादी हो गई। उस दिन दिव्या बहुत खुश थी। रात को ही रीतू मेरे कमरे में मेरी पत्नी की हैसियत से बेड पर बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। आनन फानन में शादी, वह भी इतनी कम उम्र की लड़की से, मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार न था। इसीलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रह गया था। दिव्या भी अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि अगर रीतू को एतराज़ नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को दिमागी तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ उलझा हुआ था और कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, रीतू दुल्हन के लिबास में सजी संवरी बैठी थी। मेरी आहट पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरे दिलो दिमाग उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात न थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके उंगली में पहना दिया। वह आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने ही बात शुरू की। रीतू, देखो, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल दिल से और दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे वक्त चाहिए। इसीलिए तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ
और चाहो तो दिव्या के पास चली जाओ। मुझे लगा वह शायद इस बात पर एतराज करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर और खासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन वह बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं दिव्या के पास सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाज़त की ही ज़रूरत थी। वह फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए बात भी हैरान कर देने वाली थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत ही अरमान अपने दिल में रखती हैं, फिर शादी के लिए वो खुद ही राजी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? उसके कहे अनुसार मैं उसे पसंद था, इसलिए उसे कुछ न कुछ एतराज़ तो होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। रितु अब रोज दिव्या के पास ही सोने लगी थी, उसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वह मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठ जाती और दिव्या को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले दिव्या मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। रितु की बात पर दिव्या खिलखिलाकर हंस पड़ती। शादी की 1 महीना हो चुका था। रितु अब तक दिव्या के पास ही सोती थी। मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रितु के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि वह कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और रितु के बीच हुआ, उस रात मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि रितु मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि दिव्या सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूं। सुबह संडे है, छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ, बैठ जाओ। वह बेड पर बैठ गई। मैंने किताब लाइट साइड पर रखी और नज़र के चश्मे भी उतारकर बॉक्स में डाल दिया। वह मुझे बड़े ही गौर से देखे जा रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तब भी वह मुझे ही देख रही थी। अचानक ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वह भी मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, आप इस उम्र में भी दिखने में कितने हैंडसम हैं। जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर का डिम्पल बहुत प्यारा लगता है, और आपकी ये गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर सकती है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल के लिए यह समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत ही सी लड़कियां मुझ पर फिदा रहती थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ। अब कहाँ वह बात रही। मेरी बात पर वह हंसने लगी, फिर बोली, खैर, ऐसी बात तो नहीं है। अभी भी आप एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था तो मैं समझी थी कि आप दिव्या के बड़े भाई हैं। रितु की बात पर मैं मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और तब मेरी माँ को कैंसर हुआ था। मेरी माँ का आखिरी समय था और मेरी माँ मेरी शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसीलिए मरने से पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी, और मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा मान कर रखा था और अपनी एक दोस्त से शादी कर ली थी। शादी के अगले ही साल दिव्या पैदा हो गई थी। दिव्या 2 महीने की थी तब मेरी माँ चल बसी थी। मेरी बात सुनकर रितु कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप दिव्या के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी से मेरी मोहब्बत की थी। वह बड़ी दिलचस्पी और मुझे देखते हुए और मेरी पहली पत्नी की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगी। वह बेड की दूसरी तरफ बैठ गई। वह लेटकर सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में सो गई थी। मैंने उस पर कंबल डाल दिया। मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें नई लय से धड़कने लगी।
जब रितु नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, वो मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ महसूस करके मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ गया था, लेकिन जब उसे अपना इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों में भी एक प्यारी सी उमंग पैदा हुई थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतनी करीब से देखा था। उसके जिस्म की उड़ती हुई खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बात को बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। बाकी के रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम बादल की गरज से मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे सीने पर सर रख कर दिया और पसीने से सराबोर हो गया। फिर वह नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। अब मेरा खुद पर बस नहीं था, इसीलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल अपनी पहली पत्नी के बाद किसी के लिए यूं उछला हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो दिव्या भी घबराती है। रितु गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दिव्या उड़ी हुई रंगत के साथ घबराती हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खुलते ही मेरे साथ लग गई। पापा, मुझे डर लग रहा है। बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं। फिर रितु भी मेरे पास नहीं थी। मैंने दिव्या का माथा चूमा, उसे तसल्ली दिया, फिर कहा कि दिव्या, अब तुम बड़ी हो जाओ। चंद बारिश और बादल की चमक से कौन डरता है। जाओ, सो जाओ रितु के साथ। मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। दिव्या रितु को बराबर में सो गई और मैं दिव्या के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल अपने पति होने का फर्ज पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरी नज़रें अब खुद ब खुद रितु के लिए बदलने लगी थी। एक बार मैंने दोस्त ने दावत दी कि मैं दिव्या और रितु को पहले ही तैयार रहने के लिए कह चुका था। जब ऑफिस से वापस आया तो रितु मेरे कमरे में 2 जोड़ी हैंगर में लिए कपड़े बेड पर रखे बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई? रितु कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। मैंने दिव्या से पूछा, वो भी नहीं बता रही है। आप मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि मैं भी दिव्या का ही बाप हूँ। मुझे इन बातों का कुछ भी नहीं पता। जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा हो वो पहन लो। वह मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, केशव, आप मेरे भी तो कुछ लगते हैं। मुझे आज आपकी पसंद की पहननी है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे बता दिया कि वो आला पहन लो। वह खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें ही झपकाना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि केशव, मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताएं, तो मेरा दिल मुझे समझाने लगा। कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन शब्दों में करो जैसे मीरा की करते थे। मेरे दिल को शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाला और नज़रें चुराते हुए कहा, रितु, तुम अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनकर रितु खुश हो गई थी। अब रितु भी कभी कभी दिव्या की तरह बेख्तियारी दिखने लगी थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज़ खरीद कर लाता तो दिव्या की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू केशव, थैंक यू सो मच। दिव्या मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसे एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात रितु मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता। रितु का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों को नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाह रहा था कि उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके करीब रहूं।
आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज रीतू से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैंने जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में दिव्या और रीतू की हंसने की आवाज़ें आने लगी। मेरे घर उन दोनों की ही हंसी से रौनक थी। मैं बहुत धीरे से कमरे तक पहुंचा था, लेकिन दोनों की बातों उन दोनों के दरमियान हो रही थी। वह सुनकर तो मेरी सांसें रुक गई थी। मेरे हाथ से गजरे जमीन पर गिर गए थे जो मैं रीतू के लिए लाया था। मैं तो यह बातें सुनकर पत्थर जैसा हो गया था। यह क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मेरे मरे हुए कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने में नज़र पड़ते ही अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगा था कि 40 के बजाय 80 साल का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैं खुद को तब संभाला जब रीतू वही गहरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई और कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे तो मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर क्यों रख दिए? वहीं भी जमीन पर वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वह यह सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी, कैसे मुमकिन था कि मैं उसे करीब भी जाता। मुझे अपने आप धुंधला धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैं खुद ही रीतू से फासला रखना शुरू कर दिया। आज वह दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई थी तो रीतू मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नज़रें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़ा बाहर ही आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वह अभी मुझे मुस्कुराकर देखकर पूछने लगी, केसो मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर से तो उन शब्दों ने जैसे आग सा लगा दिया था। जो सच्चाई मैं जान चुका था, उसके बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैं उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं तुम्हें मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे इस अंदाज पर वह कुछ सहम सी गई। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे सख्ती से रीतू के बाजू को दबोचते हुए कहा, बहुत बुरी लग रही हो। यह देखकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खौलन थी कि चाह रहा था कि खुद को ख़त्म कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। दिव्या भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, पापा आपको तो पता है कि लड़कियों की कितनी तैयारियां होती है। वह अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज थी। मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा बहुत जल्दी मचाते हैं। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो दिव्या की बात का हंसकर जवाब भी देता, लेकिन मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी ही देर में रीतू भी बाहर आ गई थी, किंतु रीतू के देखकर मुझे हैरत हुई थी, जो मुझ मुंह धोकर बिल्कुल सादा हुलिया में बाहर आई थी। आंखों में लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नज़र हटा ली। वह जब भी मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे रोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो, लेकिन वह फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वह दबी दबी सी सिसकियां लेकर रोती रही। दिव्या उसे वजह पूछ कर थक गई कि वह रो क्यों रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल कर चला जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उसे सख्त लहजे में क्यों बात किया, लेकिन यह नज़र नहीं आ रहा था कि वह अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर गई थी। मैं हक पर था। मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन ये कमबख्त दिल अब रीतू के प्यार में पागल हो चुका था और रीतू के आंसुओं ने मुझे अपना
दिन बेचैन रखा था। ऑफिस में स्टाफ के साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। रितु अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ नहीं कहती थी, मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वह मुझसे दूर ही रहे, लेकिन बस उसकी नज़रें मुझ पर जमी रहती थीं, जिनमें ना जाने क्यों ढेर शिकवे लग रहे थे। वक्त आगे बढ़ता चला गया। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्होंने दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए दिव्या का रिश्ता मांग लिया। वह लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने दिव्या से उसकी रजामंदी पूछी थी, क्योंकि यह बेटी का हक है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही उसका इकरारनामा था। चंद माह में दिव्या की शादी तय हो गई थी। जिस दिन दिव्या विदा होकर रितु से गले लगकर खूब रोई। रितु भी रो रही थी। अब दिव्या जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं और रितु थे। मेरा कड़ा इम्तिहान अब शुरू हुआ था। जिस दिन दिव्या विदा हुई, उसी रात मैंने रितु से कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह कुछ थकी थकी सी लग रही थी। फिर दिव्या की जादुई सी उदास भी थी। वह हॉल में रखे डाइनिंग रूम टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि यह मजबूरी का बंधन भी अब ख़त्म कर दूं, जिससे रितु ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझे जोड़ा था। उस दिन वह दिव्या यही बात कर रहे थे कि उस दिन दिव्या रितु से कह रही थी कि रितु, तुमने पापा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए तो कर ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। पापा तुमसे बड़े हैं। तुम्हारा भी मेरी तरह यह दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। दिव्या ये कहकर चुप हो गई और रितु हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हूँ ना। जाहिर सी है मेरी भी ऐसी ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो मुझसे। रितु की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में मुझे यह क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ। मैं बाहर खड़ा इस असलियत से गुजर रहा था। रितु आगे कह रही थी कि दिव्या, तुम मेरी मजबूरी जानती थी कि चाचा मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते, इसीलिए मैं यह कदम उठाया था। पता है शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है कि केशव ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। रितु, तुम टेंशन लेने की ज़रूरत थी। अगर वह नहीं भेजते तो मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी ही रिश्ता जोड़ोगी और पढ़ाई ख़त्म करते ही अपने हम उम्र के लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारे नज़र में? पापा की फ़िक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वह तुम्हें छोड़ दें। वह मेरी बात नहीं टालेंगे। दिव्या ने दोस्ती की खातिर मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था, मेरे जज्बातों को मजाक बनाया था। रितु के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गया था। लेकिन दिव्या ने उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुम मुझे पहले कभी नहीं बताया, बताओ कौन है वो? दिव्या की बेचैनी से पूछा था, लेकिन वह टाल गई। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट गया था। उसी वक्त सोच लिया था कि रितु को दिव्या की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा। इसीलिए आज मैंने बात खुद ही पूछनी शुरू की थी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती है उससे कहो कि मुझे आकर मिले। मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वो हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हें और किसी ड्रामे की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी और दिव्या की बातें सुन चुका हूँ। जाहिर है तुम्हारा भी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन मुझे बस तुम्हें से एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच में कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए किया है तो मैं तब भी इनकार नहीं करता।
तुम्हें सहारा चाहिए था, वो मैं सहारा तुम्हें ज़रूर देता, लेकिन जो खेल तुमने और दिव्या ने मेरे साथ खेला है वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझे यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो। मैं बहुत उदासी से बात कर रहा था, बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि वह जब मेरे दिल की महबूबा बन चुकी थी वह चुप थी, बस एक तक मुझे ही देखे जा रही थी। शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। जब भी तुम चाहो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम जल्दी जल्दी उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ इस घर में एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। यह फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल न होता अगर रितु और दिव्या मुझे सच कहती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। तभी बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने पर मैं चौंक सा गया। जब उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने रितु थी, लेकिन उस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि रितु के साथ सख्त रवैया अपनाऊं, लेकिन वो भी शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। रितु की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वह अभी तक उसी ड्रेस में थी जो दिव्या की शादी पर पहनी थी, वैसे ही तैयार हुई थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त वो भी उसका हुस्न बहुत अच्छा था। मैंने नज़रें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? मैंने रितु की बात पर बड़ी हैरत से देखा। वो कैसा फालतू सा सवाल था। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। कुछ पूछा है आपसे? मैं आपको कैसी लग रही हूँ? और यह कहकर वह अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह पत्थर हो गया था। रितु मेरे सीने से लगी हुई थी और रोते हुए सिसकते हुए कह रही थी, आपने आधी अधूरी बात सुनी केशव और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़का आप हो, यह दिव्या की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि मैं तुम्हारे पापा मेरे आइडियल हैं, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन दिव्या उम्र का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था कि मैं चाची के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसीलिए मैं दिव्या को यही जवाब दे रही थी जो वह सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिला कर थक गई थी कि मैं आपको दिल से कबूल कर लिया है। हाँ, यह सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी और हर लड़की होती है, लेकिन उसके बाद मैंने सचमुच आपसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझे लापरवाह से रहते थे। इसीलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपकी संगत चाहिए थी, मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए था, लेकिन मैं खुद से बात नहीं करना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए, इसीलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन दिव्या के आ जाने से आपके प्यार और आपकी संगत से प्यासी ही रह गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आपकी मुझे हर तारीफ भरी नज़रें उठे। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थी। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती कि शायद आपका मेरे प्यार का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हो। वो मेरे सीने से लगी मुझे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपने हिसार से लिया। एक गलतफहमी थी जो हमारे दरमियान इसीलिए पैदा हो गई थी कि मैंने रितु की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, और ये गलती तो मेरे ही थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमकर उसे उसका पहला हक दिया।
बहुत हसीन लग रही थी। मैंने तारीफ की, वो हंस दी, यूं ही रोते रोते हुए मुस्कुराने लगी। वह वाकई बहुत हसीन थी। मैंने कसकर रीतू को अपने सीने से लगा लिया। दिल की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।